निर्मला उपन्यास का 10वां भाग आप सुन रहे हैं। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। तीसरे दिन वह अपने मन को समझाने लगा कि भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा, बाधाओं पर विजय पाना और अवसर देखकर काम करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, वगैरह वगैरह। इतने में जियाराम आता है। दोनों भाइयों में नई अम्मा को लेकर चर्चा होती है। जियाराम कहता है, नई अम्मा कह रही थी, जिया, मैं ईश्वर की शपथ कर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग्य में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ आदि। जियाराम की बातें सुनकर मनसाराम को सारे रहस्य समझ आने लगते हैं। वह तड़प कर बस इतना कहता है, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दयी कलंक न लगाया होगा। मनसाराम को ऐसा लगने लगा था जैसे उसका दिल फटा जाता है। फिर मनसाराम शांत चित्त से इस संदेह के कारण को जानने का प्रयास करता है और समझ जाता है कि नई अम्मा से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना ही पिताजी के संदेह का कारण है। मनसाराम अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए और यह सोचने लगा कि मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मेरे कारण एक सती पर संदेह किया जा रहा है। मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। छात्रालय या हॉस्टल में एक हॉस्पिटल भी था। शाम को 1 घंटे के लिए डॉक्टर आ जाया करते थे। आज वो आए तो मनसाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर से चर्चा करने लगा। चर्चा में उसे इस बात का पता लगा कि जहर कितने किस्म के होते हैं। कुछ जहर ऐसे भी होते हैं जिसे पीने से कोई तकलीफ़ नहीं होती, पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। यह सुनकर मनसाराम इतना प्रसन्न हो जाता है मानो कोई इनाम पा गया है, क्योंकि निर्मला की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना ही उचित समझने लगा था मनसाराम। महीनों बाद आज उसके मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। हॉस्टल के लड़कों के साथ वह थिएटर देखने चला जाता है। शांत स्वभाव का युवक आज थिएटर में वंस मोर ओहो करके चिल्लाता था। थिएटर से जब लौट आया और लिहाफ ओढ़कर सो गया, थोड़ी ही देर से उसे ज्वर चढ़ाया। वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब आ जाते हैं और घर चलने की बात करते हैं, किंतु ऐसी दशा में भी वे अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि लड़का यहीं रहे, किंतु हॉस्टल के अध्यक्ष हॉस्टल के नियम बताकर उसे घर ले जाने की जिद करते हैं। वकील भी यह सोचते हैं कि घर न ले जाकर अस्पताल ले जाना अच्छा रहेगा, किंतु किसी तरह इसका जिम्मेवार स्वयं न बनकर किसी और को जिम्मेदार ठहराना चाह रहे होते हैं। तब मनसाराम उनकी मुश्किल आसान कर देता है। कहता है, कुछ भी हो मैं वहाँ न जाऊँगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोंपड़े में, जहाँ चाहे रखिए,
पर घर न ले चलिए। मनसाराम की यह बात सुनकर खुश होते हैं और अस्पताल ले चलते हैं। किंतु कुछ ही देर में उनके मन में ख्याल आता है, अपने प्रिय पुत्र के लिए वह कैसी अनहोनी करने जा रहे हैं। और यकायक मन में प्रश्न भी उठता है कि कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया। उस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए। एक बार वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखते हैं और इतना रोते हैं कि हिचकी बन जाती है। और सामने अस्पताल का फाटक दिखाई देता है। यहीं 10वां भाग समाप्त होता है। 11वें भाग के लिए अगला वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।